Good morning, students. Today we will start how France becomes a constitutional monarchy. The National Assembly completed the draft of Constitution in 1791. अब नेशनल असेंबली में जो ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रांस का उसको ड्राफ्ट बना लिया 1791 में. इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क. मोनार्क मींस किंग, यानी कि राजा की जो शक्तियां थी, मोनार्क की जो पावर थी, उनको क्या करना था, कंट्रोल करना. दीज पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन हैंड्स ऑफ वन पर्सन, यदि ये पावर जो है एक ही आदमी के हाथ में रहेंगी तो वर नाउ सेपरेटेड. अब क्या किया गया, मतलब एक ही व्यक्ति के हाथ में थी, उन्हें सेपरेट कर दिया. कैसे? द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बना करके. आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर भी अब जो है, जब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपने देखा होगा यहाँ भी आपने 7th और 8th क्लास में भी पढ़ा, तो उसमें पढ़ा कि लेजिस्लेचर जिनके ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, तो जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो ये इसी तरह वहां पर भी क्या किया गया, इसको जो है क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया पावर को. किसको? पावर को, जो अकेले सिर्फ राजा के हाथ में थी. दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. इससे जो है फ्रांस में जो है संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है राजतंत्र की नींव पड़ी. ये नीचे आप जो है डायग्राम में देखेंगे, जब आप बुक सामने रखेंगे तो इसमें जो है आपको ये पूरा डायग्राम में है. ये देखेंगे आप कि पैसिव सिटीजन कौन से हैं, वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25, टू वोटिंग राइट 3 मिलियन मैन. एक्टिव सिटीजन में एंटाइटल्ड टू वोट अबाउट 4 मिलियन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन. वोट ये एक्टिव जो सिटीजन है ये वोट कास्ट करेंगे, जिसे इलेक्टर्स चूज किए जाएंगे. इलेक्टर्स जो है फिर वोट करेंगे, फिर नेशनल असेंबली मेंबर्स चुने जाएंगे. 745 मेंबर्स असेंबली, नेशनल असेंबली जो बनी थी उसके कितने मेंबर्स चुन करके जाएंगे रिप्रेजेंटेटिव, वो जो है 745. अब आपने देखा होगा कि जो लेजिस्लेचर है उसका कंट्रोल टीम के ऊपर है, टीम को वीटो पावर है, और मिनिस्टर्स के ऊपर भी कंट्रोल किसका है, नेशनल असेंबली का है. जुडिशरी इंडिपेंडेंट है. ठीक है, तो इस तरह से इलेक्टर्स का मतलब है निर्वाचक, जिनके जो लोग नेशनल असेंबली को चुनते थे, इलेक्ट करते थे, उन्हें इलेक्टर्स कहा गया. ठीक है. अब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली. अब देखा होगा कि पावर जो है कानून बनाने का अधिकार किसके पास आ गया, नेशनल असेंबली के पास आ गया. किसके अनुसार? 1791 के संविधान के अनुसार. विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती थी. मैंने पहले बता दिया, अभी बताया आपको चार्ट से कि सिटीजन वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स, यानी कि इलेक्टर्स थे निर्वाचक, यानी कि लोग वोट निर्वाचक को चुनने के लिए देते थे, और उसके बाद वो इन टर्न चूज द असेंबली, जो उसके बाद किसे असेंबली को चुनते थे. नॉट ऑल सिटीजन हाउएवर हैड टू राइट टू वोट. अब हालांकि हैड द राइट टू वोट, नॉट ऑल सिटीजन्स, सभी सिटीजन को राइट नहीं था वोट डालने का. ओनली मैन अबाउट 25 ईयर्स, सिर्फ केवल 25 साल से ऊपर के जो लोग थे उन्हें ही जो है वोट डालने का अधिकार था. या हु पेड टैक्सेस, या जो है किसे था, जो
taxes equal to at least 3 days of the laborer's wage were given to the status of active citizen, या फिर जो है 3 दिन की जितनी मजदूरी होती थी उतना टैक्स जो है कम से कम भरने वाला हो, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर का कर चुकाते थे। जैसे मान लो वहां पर यदि 50, जैसे मान लो हमारे यहाँ गाड़ी चलती है कि मान लो 200 रुपए है, तो यदि यानी कि 2 3 6 300 300 या 600 रुपीज यदि जो टैक्स भरता हो, इतनी 3 दिन की मजदूरी उस वक्त बैठती थी फ्रांस में, उतने ही देश की जो है उतना मतलब उतना टैक्स भरने वाला जो व्यक्ति था उसे वोट डालने का अधिकार था। यानी कि who paid taxes equal to at least 3 days of the laborer wage were given the status of active citizen। एक्टिव सिटीजन जो वोट डालते थे, पैसिव निष्क्रिय जो वोट नहीं डालते, वुमेन, चिल्ड्रन एंड दोज हु वर नॉट पेड द टैक्स। The remaining men and all women were classed as passive citizen। अब जितने भी मान लो जो बचे हुए लोग थे, रिमेनिंग मैन कौन, जो टैक्स नहीं भरते थे, उसके अलावा जो बचे हुए जो लोग थे तो वो लोग और विमेन, और जितनी भी विमेन थी उन्हें या चिल्ड्रन थे उन्हें जो है वोट डालने का अधिकार नहीं था। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज मेंबर ऑफ असेंबली a man had to belong to the highest bracket of the taxpayers। अब आपने देखा होगा कि इलेक्टर की योग्यता प्राप्त करने के लिए या तो इलेक्टर भी तो तभी बनेगा जब वो टैक्स पेड करता होगा, यानी कि इलेक्टर की जब वोट ही नहीं डाल सकता बिना टैक्स के तो इलेक्टर कैसे बन जाएगा। तो इलेक्टर बनने के लिए इलेक्टर की योग्यता प्राप्त करने के लिए जो है या असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों को करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था, यानी कि हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स, यानी कि ऊपर वाली लाइन में सबसे ज्यादा टैक्स पे करना बड़ा जरूरी था। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है किससे शुरू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन जो है डेक्लेरेशन हुआ, यानी कि राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, पुरुष एवं नागरिक अधिकार का घोषणा पत्र, डेक्लेरेशन का मतलब घोषणा पत्र में किया गया, इसके साथ शुरू हो गया। राइट्स सच एज राइट टू लाइफ, यानी कि अधिकार दिए गए, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये याद रद्द करेंगे आप क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है के बाद। Freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were established as natural and inalienable rights. That is why they belong to each human being by birth and could not be taken away। अब आपने देखा होगा कि जो ये जो राइट दिए गए इसके साथ साथ ये बताया गया ये जो अधिकार हैं ये सबको जो है जन्म से बर्थ से हैं, नेचुरल और इनलाइनेबल राइट्स हैं, एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, इन्हें कोई भी छीन नहीं सकता है। इन अधिकारों से किसी को आप वंचित नहीं रख सकते हैं। इट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ये राज्य का कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के यानी कि टू प्रोटेक्ट द ईच सिटीजन नेचुरल राइट। अब जो नेचुरल राइट है वो सबके क्या करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे। कौन देगा प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे भी राइट्स दिए गए हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायलेशन यदि होता है तो आप जो है जुडिशरी में जो है क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ आप जो है याचिका दाखिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने देखा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के जो अनुसार अब नेक्स्ट दे दीजिए इन द नेक्स्ट पेज there are some political symbols।
ये पॉलिटिकल सिंबल्स हैं जिसे आप रीड आउट करेंगे। ब्रोकन चेन, द चेन वर यूज्ड टू fetter slaves in broken chains. A broken chain stands for act of becoming free. अब आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रोकन चेन जो है इसका जो है टूटी हुई हथकड़ी, जो टूटी हुई चेन है उसका मतलब है कि हम स्वतंत्र हो रहे हैं या स्वतंत्र हो चुके हैं। ये यानी कि आज़ादी का प्रतीक है इसका, क्योंकि अब रेवोल्यूशनरीज ने इन सिंबल्स को प्रयोग किया। बंडल ऑफ रोड और फेसिस, वन रोड पे अब आपने देखा होगा कि जो है बर्ची देखा आपने देखा होगा, ये बंडल ऑफ रोड है, उसके आगे तो जो है क्या लग रहा, फेसिस लग रही है, मतलब जो है वन रोड कैन इजीली ब्रोकन। अब इसका कहने का मतलब है कि एक रोड जो है टूट जाती है, बट नॉट इन एन एंटायर बंडल। इट मीन्स इसका क्या मीनिंग है, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, यानी कि एकता शक्ति, मतलब जो है आप कहते हैं ये स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, यानी कि जो एकता में ही बल है। कहानी भी पढ़ी हुई है आपने स्टोरी इंग्लिश में। एक किसान के 4 बेटे थे, तो इसी तरह से यानी कि एक बंडल जो है वो टूटता नहीं है। यूनिटी, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, यानी कि एकता में ही बल है। नेक्स्ट है द आई इन ए ट्रायंगल रेडिएटिंग, एक आई दिखा रखी है, इसमें क्या है, ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, यानी कि जो है त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख है, तो इसमें जो है सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है। क्या है ये, ज्ञान का प्रतीक, नॉलेज का, स्टैंड्स फॉर नॉलेज, यानी कि नॉलेज होती है। द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज। अब है सेप्चर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर, ये नीचे जो है एक राजदंड दे रखा है, राजदंड, इसका मतलब है सिंबल ऑफ रॉयल पावर, ठीक है, शाही क्षमता का प्रतीक। अब आपने देखा होगा एक नीचे रिंग की तरह स्नेक है, ये देखेंगे आप, नीचे दे रखा आपने स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म ए रिंग। अब आपने देखा कि जो स्नेक है वो अपनी टेल को काटता हुआ दिखाया गया है, जिससे क्या है, जब स्नेक जो है अपने पूंछ तक पहुंचता है तो उसमें जो है, अब उसने कहा ये एक रिंग की तरह है। ए रिंग हैज नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड, इट मींस जब जो रिंग है, ये मान लो रिंग है, रिंग जो है जब स्नेक ने पूंछ को अपना काटते हुए पकड़ा तो आपने देखा कि ये जो है इसका कोई एंड नहीं है, यानी कि समानता का प्रतीक है ये, इक्वालिटी, ये इक्वालिटी का प्रतीक है, क्योंकि इसका कोई भी छोर नहीं होता है। सिंबल ऑफ इटर्निटी, ठीक है, इटर्निटी मींस समान, सनातनता, ठीक है, इटर्निटी का है, सिंबल ऑफ इटर्निटी, यानी कि सनातनता का प्रतीक है ये, ठीक है, यानी कि रिंग हैज नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड, यानी कि इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। रिंग फ्रैगेंट कैप, आपने देखा होगा रेड जो है, रेड फ्राइजन कैप है, तो रेड फ्राइजन कैप, फ्राइजन कैप, अब रेड फ्राइजन कैप का मतलब है दासों का द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहने जाने वाली टोपी। जब दास जो स्लेव थे, जब वो फ्री हो जाएंगे होने के बाद जो कैप पहनी जाती थी वो रेड कैप थी, ठीक है। नाउ ब्लू व्हाइट रेड, ब्लू व्हाइट रेड द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस। अब आप एक लेडीज देख रहे हैं और लेडीज ने देखा होगा आपने ऊपर जो है जो कलर है ब्लू व्हाइट रेड, तो इसे जो है 3 कलर दिखाए गए हैं, जिससे ये पता चलता है नीला सफेद लाल फ्रांस के राष्ट्रीय रंग हैं ये, ठीक है, कलर हैं। विंग्ड वुमेन पर्सनिफिकेशन ऑफ लॉ, यानी कि एक जो है पंख लगे हुए महिला है, आपके देखेंगे यहाँ बुक में देखेंगे कि पंख लगी हुई महिला है जो कि विंग्ड वुमेन पर्सनिफिकेशन ऑफ द लॉ, इससे जो है ये जो है क्या करती है, कानून का मानवीय रूप दिखाया गया है। द लॉ टेबलेट, द
law is the same for all, यानी कि एक लॉ टेबल दिखाया गया है नीचे, कानून सबके लिए समान है, all are equal before it, और सभी जो है लोग इसके इक्वल हैं. That's all about this topic. Do reading and write reading based questions in your notebook. Thank you.